के सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में उसने गिनती के लफ्ज बोले थे। वो उसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। उन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के बाद भी इब्तदाई साल में उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। असजद को उससे बात करके खुशी महसूस हो रही थी। वो बला की हाजिर जवाब थी। मगर पिछले कुछ सालों में वो यकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। असजद को बाज दफा यूं महसूस होता जैसे उससे बात करते हुए वो हद दर्जे मोहतात रहती थी। कभी वो उलझी हुई महसूस होती और कभी उसे उसके लहजे में अजीब सी सर्द महरी महसूस होती। उसे लगता वो जल्द अज जल्द उससे छुटकारा पाकर उसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। उस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता कि मैं खामखाही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊं या ना आऊं। असजद ने गहरी सांस लेकर कहा। वो उसके मुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। असजद की शिकायत पर उसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नजरें बेल से हटाकर असजद पर मरकूज कर दी। असजद ने सवालिया नजरों से उसे देखा, मगर वो खामोश रही तो उसने लफ्जों में कुछ रद्दोबदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमामा। क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं? अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुठला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूं और ऐसी बात नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं, इमामा ने उसकी बात काट कर कहा। उसका लहजा अब भी उतना ही ठंडा और चेहरा उतना ही बेतासुर था जितना पहले था। असजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो, और मैं बाकी गलत सोच रहा हूं, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूं। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजद को उसकी आवाज में कुछ नाराजगी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से तुम मेरी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती। हालांकि मैं अपनी बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? असजद को इस बार बात करते हुए वो कुछ मजीद खफा महसूस हुई। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज दफा मुझे लगता है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुम ठीक हो तो मैं उसका जवाब हाँ या नहीं में ही दूंगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दें, मैं कर दूंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं तो जवाबन मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका क्या हाल पूछूं? जाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसका वाज़ेह मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर के बिस्तर पर पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है इमामा। अरे आप जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। असजद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ बता देता है। असजद, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस करते हैं, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ट्रेंड बुलिश था या बियरिश, इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, या अगली कंसाइनमेंट कहां भेज रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रिबेट दी? उसका लहजा अब भी उतना ही सर्द था। या आपसे एनाटॉमी डिस्कस करूं, कौन से अवामिल इंसान के जिगर को मुतासिर करते हैं, बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई टेक्निक इस्तेमाल की गई है, दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। अब इनके बारे में डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफी की कौन सी नई मंजिलें तय करेंगे? वो मेरी समझ से बाहर है। असजद का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो इस लम्हे को कोस रहा था जब उसने इमामा से शिकायत की थी। और भी तो मसरूफियात होती हैं इंसान की। असजद ने कदरे कमजोर लहजे में कहा। नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियात नहीं है। इमामा ने कतईयत से सर हिलाते हुए कहा। पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करते थे। इमामा ने उसकी बात काट दी। पहले की बात छोड़ें, अब मैं वक्त जाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है कि आप बिजनेसमैन होकर इतनी इमेच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं। आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। असजद कुछ न बोल सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेइल्तिफाती, बेनियासी, नाराजी समझें तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं,
हकीकत यह है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ रहते हैं। हम मॉडर्न एज की पैदावार हैं। ना मैं कोई हीर हूं और ना आप रांझे के कबीले से ताल्लुक रखते हैं कि मेरे लिए घंटों ये फरीजा सर अंजाम दें। सच यही है कि फर्क वाकई नहीं पड़ता कि हम दोनों मिलें या ना मिलें, बातें करें या ना करें। हमारा रिश्ता वही रहेगा जो अब है, या आपको लगता है इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर असजद के माथे पर पसीना नहीं आया था तो इसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। उन दोनों की उम्र में 8 साल का फर्क था, मगर उस वक्त पहली बार असजद को यह फर्क 18 साल का महसूस हुआ। वो उसे अपने आप से 18 साल बड़ी लगने लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 की हुई थी, मगर इस वक्त असजद को लग रहा था जैसे वो टीन एज से सीधी अधेड़ उम्र में चली गई थी। वो खुद एक बार फिर ब्रिटेन में आ गया था। टांग पर टांग रखते असजद के चेहरे पर नजरें जमाए उसी बेतासुर अंदाज में उसके जवाब की मुंतजिर थी। असजद ने कुर्सी के हत्थे पर टिके उसके हाथ में मंगनी की अंगूठी को देखा और खनकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं सिर्फ इसलिए डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। असजद, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती और जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की जरूरत है। मेरा ख्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो असजद का दिन नहीं था, असजद ने एतराफ किया। और अगर आपको ये ख्याल है कि एनाटॉमी और बिजनेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। इमामा के लहजे में लापरवाही का अंसर था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? उसके लहजे में मौजूद हैरत के अंसर ने असजद को मजीद शर्मिंदा कर दिया। शायद मैंने गलत बात की है, शायद नहीं यकीनन। उसने तीनों लफ्जों पर बारी बारी जोर देते हुए कहा, तुम जानती हो मेरे नजदीक रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। असजद ने गहरा सांस लेकर कहा। इमामा बेतासुर चेहरे के साथ उसी बेल को देख रही थी। शायद इसीलिए मैं जरूरत से ज्यादा हसास हो जाता हूँ। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों की मर्जी से हुआ है। वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए बड़े जज्ब से कह रहा था, और यकदम ही उसे एक बार फिर यह एहसास होने लगा था जैसे वो वहां मौजूद नहीं थी, उसकी बात नहीं सुन रही थी। असजद को लगा वो एक बार फिर खुद से बातें कर रहा था। एक बहुत बड़ी कोठी के अकब में मौजूद टैक्सी से म्यूजिक की आवाजें बाहर लॉन तक आ रही थीं। बाहर मौजूद कोई भी शख्स टैक्सी के अंदर मौजूद लोगों की कुव्वत बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वो टैक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो वो उस हैरान कुन कुव्वत बर्दाश्त की वजह जान जाता। टैक्सी में मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, उस हालत में उससे ज्यादा तेज और बुलंद म्यूजिक भी उन पर असरअंदाज ना हो सकता था। और जहां तक 7वें लड़के का ताल्लुक था तो वह ऐसी किसी चीज से मुतासिर नहीं होता था। एनेक्सी का वो कमरा उस वक्त धुएं के मरगोलों और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था। कालीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खानों के खुले हुए डब्बे और डिस्पोजेबल प्लेट्स, चमचे भी पड़े थे। कालीन पर खाने पीने की बची कुची चीजें और हड्डियां भी इधर उधर फेंकी गई थीं। सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लुढ़क रही थीं। केचप की बोतलों से निकलने वाली केचप कालीन को कुछ और बदनुमा बना रही थी। वो 7 लड़के उसी कालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर विराजमान थे। उनके सामने कालीन पर बियर के खाली कैंस का एक ढेर भी लगा हुआ था। और तफरी का ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका था। उस वक्त वो इन ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ थे जिनका इंतजाम उनमें से किसी एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे और 3 मौके पर वो 4 मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार उन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की थी जो उनमें से एक को अपने बाप के दराज से मिली थी। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग्स इस्तेमाल की थी वो उन्होंने अपने एक स्कूल फेलोज के तवस्सुत से इस्लामाबाद के एक क्लब से खरीदी थी। और इस बार वो जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट में अफगान से खरीदी थी। तीनों मौकों पर उन्होंने उन ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल किया था जिसका हुसूल उनके लिए मुश्किल नहीं था। उस वक्त भी उन 7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। उनमें से एक अभी भी कांपते हाथों के साथ ड्रग्स को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि 2 लड़के सिगरेट पीते हुए बाकी लड़कों के साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पर होश में था। उस लड़के का चेहरा पिंपल से भरा हुआ था और उसके गले में मौजूद एक सियाह तंग डोरी में 3-4 तांबे की अजीब सी शक्लों के जेवरात पुरोए हुए थे। एल्विस प्रेस्ले स्टाइल्स के कॉलर वाली एक चेकदार डार्क ब्लू शर्ट के साथ
एक बेहुदा सी सुरमई जीन्स पहने हुए थे।